नेहा एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती थी, पर उसकी शादी एक अच्छे घर में होती है। क्योंकि नेहा मिडिल क्लास से थी, इसलिए उसे पैसों की कदर थी। पर नेहा की देवरानी सुरभि एक अच्छे घर से थी और नेहा की देवरानी को आया भी कुछ ही दिन हुए थे। पर सुरभि अपने ससुराल आते ही अपने संस्कार और स्वादिष्ट खाना बनाने की कला से घर वालों का दिल जीत लेती है। सच में बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। मुझे जैसी बहू चाहिए थी, भगवान ने बिल्कुल वैसी ही बहू मुझे दी है। सच में सुरभि, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना पाती। दीदी, खाने में स्वाद तो होगा ही ना, जब अच्छी और महंगी क्वालिटी के सामान इसमें जाएंगी तो। मैंने सारे मसाले MDH के ही लिए थे, वो भी महंगे वाले। यहाँ तक कि सब्जियाँ भी मैंने नितिन जी से ही मंगवाई थी, वो भी मॉल से। सारी सब्जियाँ ताज़ी है, एकदम फ्रेश सब्जियाँ खाने से कोई बीमारी भी नहीं होगी। क्या तुमने फिर से सारा सामान मॉल से मंगवाया? लेकिन रसोई घर में तो सारा सामान पहले से ही रखा हुआ है और सारे अच्छी क्वालिटी के ही है, कुछ भी खराब नहीं है घर में। आप सही कह रही हैं दीदी, घर में सारी चीजें रखी है, पर सब्जियां फ्रेश नहीं लग रही थी। एक आधी टमाटर तो पिचक भी गई थी और धनिया के तो कुछ पत्ते सूख भी गए थे। प्याज भी कोई बड़े थे कोई छोटे थे, इसलिए मुझे दोबारा से सारी सब्जी सारे मसाले मंगवाने पड़े। घर के सामान को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो फ्रेश नहीं है। अरे कोई बात नहीं बहू, तुझे जो ठीक लगे तो वो करना। अगर सब्जियां सड़ गई थी तो अच्छा हुआ जो तूने मंगवा ली। अब कल किसी को मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। फिर क्यों माँ जी? सब्जियां तो मैंने सिर्फ अभी के लिए ही मंगवाई थी। सब्जियां तो हमें फ्रेश बाजार से जाकर तुरंत बनानी चाहिए, इसलिए कल की सब्जियां लानी होगी। अब एक दिन पहले तो सब्जी लाकर घर में नहीं रख सकते ना। अगर हम 1-2 दिन पहले रख लेंगे तो सब्जियां फ्रेश कैसे रहेंगी? और घर में जो पहले की सब्जी रखी थी, क्योंकि वो खराब हो गई थी, इसलिए वो सारी मैंने फेंक दी है। क्या तुमने वो सारी सब्जियां फेंक दी बिना देखे? अरे जो खराब हो गई थी सिर्फ उन्हें फेंकती ना, सारी सब्जी को फेंकने की क्या जरूरत थी? ये तो फिजूल खर्ची है माँ जी। अरे कोई बात नहीं बड़ी बहू, वो अभी नहीं है, उसे पता नहीं है। उसे जो ठीक लगा उसने किया, पर यहाँ धीरे धीरे तो उसे सब सिखा देना। चलो अब रात बहुत हो गई है, सब आराम कर लेते हैं। सुमित्रा की वजह से नेहा कुछ नहीं कह पाती। अब अगले दिन नेहा कपड़े धो रही होती है, तभी उनके दरवाजे पर लॉन्ड्री वाला आ जाता है। मैम साहब, मैं आ गया। जितने भी कपड़े हैं जल्दी से दे दो, मुझे अगले घर में भी जाना है। माफ करना भाई साहब, पर हमें अपने कपड़े लॉन्ड्री में नहीं देने। आपको यहाँ बुलाया किसने? अरे दीदी, इन्हें मैंने बुलाया है। देखिए ना, घर में कितने सारे कपड़े हैं और मशीन से सही से साफ भी नहीं होते कपड़े। और कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जिन्हें मशीन और हाथ से धोना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने लॉन्ड्री वाले को बुला लिया है। एक काम तो हमारा कम होगा। भाई साहब, आप ये सारे कपड़े ले जाओ। इस तरह सुरभि घर के सारे गंदे कपड़े लॉन्ड्री वाले को दे देती है। लॉन्ड्री वाले के जाने के बाद सुरभि, कपड़ों को लॉन्ड्री में देने की क्या जरूरत थी? ये सारे कपड़े तो डेली पहनने वाले कपड़े हैं। भला डेली पहनने वाले कपड़े कौन लॉन्ड्री में देता है? हाँ, अगर कुछ भारी कपड़ा है या कोई ऐसा कपड़ा है जिसे हम कभी कभी पहनते हैं तो वो तुम दे देते तो समझ में आता। ये तो बिल्कुल फिजूल खर्ची है। दीदी, आप सच में ना बहुत कंजूस है। इतने पैसे बचाकर क्या करोगी? हम इतने महंगे कपड़े लेते हैं और अपने हाथों से धोकर उन्हें 2 दिन में खराब कर देते हैं। अगर हम लॉन्ड्री में कपड़े देंगे तो हमारे कपड़े हमेशा नए की तरह चमकते रहेंगे। एक बार फिर सुरभि नेहा की नहीं सुनती और फिजूल खर्ची करके अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और सुरभि हमेशा फिजूल खर्ची करती, और जब भी नेहा उसे समझाने की कोशिश करती तो वो उल्टा नेहा को ही समझा देती। अब ऐसे ही एक दिन नेहा और सुरभि सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती हैं, जहां नेहा बाजार में मोल भाव करके सब्जी ले रही थी। क्या 50 रुपए किलो टमाटर? अरे भैया, अब तो टमाटर का दाम गिर गया है, फिर आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? और पीछे टमाटर वाला देखिए 30 रुपए किलो दे रहा था। भाभी, आप इतना झूठ क्यों बोल रही हो? और क्या जरूरत है इतना मोल भाव करने की? वैसे भी ये टमाटर सही नहीं है, कहीं और से लेते हैं। सुरभि, तुम नहीं समझोगी, ये टमाटर बहुत अच्छे हैं, बस इनमें से थोड़ा सा छटना होगा। और अभी ये तुम्हें 50 रुपए में दे रहा है ना, देखना कुछ देर बाद यही 30 रुपए में देगा। तुम बस देखती रहो। भैया बताओ, सही सही रेट देना है या नहीं देना, या फिर मैं जाऊं किसी और दुकान पर? अच्छा ठीक है बहन जी, ले लो, मुझे भी तो अपना माल खत्म करना है। अब क्या था, नेहा 50 रुपए का टमाटर 30 रुपए में लेकर चल पड़ती है और सुरभि की एक नहीं सुनती। घर आने के बाद सुरभि अपनी जेठानी से कहती है, सच में दीदी, आज हम इन बासी सब्जियों का खाना बनाएंगे। कहाँ से ये आपको फ्रेश लग रहा है? आप इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझती? जो चीज़ सस्ती मिलती है वो अच्छी नहीं होती।
2 पैसे ज्यादा लगे पर सामान अच्छा तो मिले। सुरभि, आखिर इन सब्जियों में खराबी क्या है? एक भी सब्जी ऐसी है जो सड़ी हुई हो? नहीं ना। और वैसे भी जो चीज अच्छी दिखती है ना, वो जरूरी थोड़ी ना कि अंदर से भी अच्छी हो। और जो चीज ऊपर से अच्छी नहीं होती, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी खराब हो। भाभी, आप नहीं समझोगे। मैं आपको एक दिन दुकान लेकर चलूंगी और वहाँ के सामान में और ये जो बाजार में खुले सामान मिलते हैं ना, उनके बीच का फर्क दिखाऊंगी। हमेशा की तरह आज भी सुरभि अपनी जिठानी की बातों को ना तो सुनना चाहती थी और ना ही समझना। हमेशा की तरह आज भी सुरभि अपनी बात कहकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और सुरभि इस बार नेहा को सब्जी की दुकान में ले जाती है, जहां सब्जी से लेकर दाल, नमक, मसाले सब बिक रहे थे। सुरभि, ये तो मुझे कहाँ ले आई? ये तो बहुत बड़ी दुकान है। यहाँ सब कुछ कितना महंगा होगा, सोचा भी है तुमने? दीदी, अगर रेट ज्यादा है तो सामान भी तो अच्छा होगा। अब देख लो आप खुद ही, बाजार में जो आपने सामान लिया उस पे आपको कितना छांटना पड़ रहा था, पर इसमें देखो, आप आंख बंद करके ले सकते हो कोई भी बाजार की चीज। और यहाँ की चीज में जमीन और आसमान का फर्क है, इसीलिए कहती हूँ 2 पैसे ज्यादा लगे पर सामान अच्छा मिले। अब सुरभि सारी महंगी चीजें लेती है और 3,000 की सब्जियां और रसोई से संबंधित कुछ जरूरत के सामान खरीदती है। जिन 3,000 को नेहा सोच समझ कर खर्चती, उस 3,000 को सुरभि एक ही दिन में उड़ा देती है। अब क्या था, इतना पैसा खर्च होने के बाद नेहा का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो घर आकर हिसाब करने लगती है, जिस पर सुरभि अपनी जेठानी से कहती है, क्या हुआ दीदी? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको किसी चीज का सदमा लग गया हो, और आप क्या बार बार बिल को और सामान को देखी जा रही हैं? मैं देख नहीं रही सुरभि, हिसाब लगा रही हूँ। आखिर हमने कितनी महंगी सब्जी ले ली जो 3,000 खत्म हो गए। तुम जानती भी हो, इन 3,000 रुपयों से घर का राशन और बिजली बिल जमा हो जाता है और न जाने और कितने काम हो जाते। नेहा फिजूल खर्ची देखकर परेशान थी, तो वहीं सुरभि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद सुमित्रा वहां आती है और नेहा सारी बात सुमित्रा को बताती है, जिस पर सुमित्रा नेहा से कहती है, बहू, तेरा फिक्र करना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मुझे भी यही लग रहा है कि नेहा फिजूल खर्च करती है। उसे समझाना बहुत जरूरी हो रहा है। जरूरी नहीं कि जो चीज महंगी है वही अच्छी है, कई बार सस्ती चीज भी अच्छी और टिकाऊ निकलती है। वही तो माँ जी, सुरभि को समझा समझा कर मैं थक चुकी हूँ, पर मेरी महंगी देवरानी को कौन समझाए कि सस्ती चीज खराब नहीं होती। बहू, अब तुझे ही कुछ करना होगा। मेरी तो अब तू ही आखिरी उम्मीद है। अगर ये घर छोटी बहू के हाथों में गया तो एक दिन हम रोड पर आ जाएंगे। सुमित्रा की बातें सुनकर नेहा की चिंता और बढ़ जाती है और एक दिन अपनी महंगी देवरानी को समझाने के लिए उसे अपने साथ मॉल लेकर चलती है। क्या बात है दीदी, आज आप मॉल आई हैं कपड़े खरीदने? आखिर आपको भी मेरी बात समझ में आ गई ना कि महंगी चीज अच्छी होती है और जो चीज सस्ती होती है जरूर उसमें कुछ कमी होती है, इसीलिए तो वो चीज इतनी सस्ती मिलती है। शायद तुम सही कह रही हो सुरभि, पर आज हम दोनों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी होती है और कौन सी चीज खराब। अच्छा, तुम्हें जो कपड़े यहाँ पर पसंद आ रहा है ना, ले लो। आज मैं तुम्हें कपड़े दिलाऊंगी, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। आज कोई कंजूसी नहीं। नेहा की बातें सुनकर सुरभि की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो अपने लिए 10,000 की एक साड़ी खरीद लेती है। अब क्या था, नेहा सुरभि को अपने साथ एक छोटी सी दुकान में लेकर चलती है। सुरभि, तुम्हें महंगी चीज पसंद थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें मॉल से साड़ी दिलाई। अब मुझे तो सस्ती वाली चीजें पसंद है भाई। तुम मुझे वैसे ही साड़ी इस छोटी सी दुकान से दिला दोगी? भाभी, कैसी बात कर रही हो? मैंने मॉल से जो साड़ी ली है ना, वहाँ डिजाइनर कपड़े ज्यादा बिकते हैं। इतनी महंगी और अच्छी साड़ी इस दुकान में कहाँ से मिलेगी? अरे बहन जी, आप दोनों साड़ी की बात कर रही हो। हमारे यहाँ हर तरह की साड़ियाँ मिलती है। एक बार आप मुझे दिखाओ, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। दुकानदार के कहने पर सुरभि अपनी साड़ी निकाल कर दिखाती है और दुकानदार उसे ठीक वैसी ही साड़ी निकाल कर उसके सामने रखता है। दुकानदार के पास बिल्कुल वैसी ही साड़ी थी और रेट बताते हुए कहता है, ये लो मैडम आपकी साड़ी, ठीक वैसी जैसे आपने मांगी थी। आपको ये साड़ी मुझसे कम दाम पर और अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। ये साड़ी सिर्फ 2,000 की है। क्या 2,000 की? दीदी 2,000 वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ये साड़ी मॉल से ही ले लो। वहाँ की साड़ी अच्छी और टिकाऊ होती है। जरूर इस साड़ी में ना कुछ गड़बड़ होगी। वैसे भी यहाँ के कपड़े में फर्क होता है। ये साड़ी पुरानी होगी या तो कोई ना कोई दिक्कत होगी, इसीलिए तो सस्ते में दे रहा है। नहीं नहीं भैया, मुझे ना ये साड़ी बहुत पसंद आई है, आप इस साड़ी को पैक कर दो।
पर दीदी, सुरभि नेहा को वो साड़ी लेने से मना करती है, पर नेहा वही साड़ी लेती है और दोनों साड़ी लेकर एक दूसरी दुकान में जाते हैं जहाँ पुराने कपड़े लिए जाते थे और बदले में सामान दिया जाता था। भैया, ये मेरी साड़ी है, मुझे इसका कोई काम नहीं है, इसे आप रख लो और बताओ कि इसके बदले में मुझे क्या मिल सकता है। मैडम, ये साड़ी तो बिल्कुल नई लग रही है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। आप ये साड़ी देकर कुछ दूसरा सामान लेना चाहती हो? खैर, ये आपकी मर्जी है, पर मैं आपको इस टब के अलावा और कुछ नहीं दे सकता एक साड़ी के बदले। क्या? इतनी अच्छी साड़ी देने पर ये एक छोटा सा टब? अच्छा, अगर मैं इससे भी महंगी एक और साड़ी आपको दूंगी तब तो आप मुझे बाथ टब दोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब नेहा सुरभि की साड़ी निकालती है और उस आदमी को देती है, पर टब वाला सुरभि की साड़ी लेने से ही मना कर देता है। मैडम, ये साड़ी हमारे किसी काम की नहीं है, इसे तो हम फ्री में भी ना लें। अगर आपको बाथ टब चाहिए तो आपने जैसे पहले साड़ी दी थी ना, वैसी कोई दूसरी साड़ी ला कर दो। इस साड़ी से आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसी साड़ी से आपको कुछ लेना है तो कम से कम 4-5 साड़ियाँ लेकर आओ। कितनी हल्की साड़ी है ये, किसी पुराने कपड़े पर काम करके नया बना दिया ऐसी लग रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते भी हो ये साड़ी कितनी महंगी है, और ये एक डिजाइनर साड़ी है, और इससे पहले जो तुमने ली थी वो सिर्फ 2000 की थी। मैडम, आप लोग महंगी चीजें खरीदने वाले लोग हो, पर हमारा काम है एक चीज को एक नजर में देखकर बताना कि कौन सा कपड़ा अच्छी क्वालिटी का है और कौन सी बेकार क्वालिटी का। उस आदमी की बात सुनने के बाद सुरभि को समझ में आ जाता है जो नेहा उसे काफी समय से समझाना चाहती थी कि हर महंगी चीज जरूरी नहीं होती कि अच्छी ही हो, और हर सस्ती चीज जरूरी नहीं कि खराब हो। इसलिए इंसान को अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करने चाहिए। आप पैसों की कद्र करोगे तो ही पैसे आपकी कद्र करेगा। जिसके बाद फिर कभी सुरभि फिजूल खर्ची नहीं करती और चीजों को देखकर परख कर लेना शुरू कर देती है। मिस्टर और मिसेस शर्मा आज सुबह से ही बहुत खुश थे। उनके छोटे बेटे मनोज की बिजली विभाग में नौकरी लग गई थी। शर्मा जी के 2 बेटे थे, सुरेश और मनोज। सुरेश बड़ा बेटा था और मनोज छोटा। सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था और मनोज भी बिजली विभाग में कार्यरत हो गया था। सुरेश भैया, क्या कर रहे हैं? अरे काम कर रहा हूँ, बताओ। घर कब तक आएंगे? शाम तक ही आ पाऊंगा। भैया, मेरी बिजली विभाग में नौकरी लग गई है। सच में? तब तो मैं लंच में घर आता हूँ। ये कहकर सुरेश ने फोन काट दिया और चपरासी को बुलाया। जी सर, कहिए। ये लो पैसे, जाओ और सबके लिए मिठाई लेकर आओ। क्या हुआ सर? तुम लेकर आओ तो। चपरासी मिठाई लाता है, जिसके बाद सुरेश खुशी खुशी सबको बताता है कि उसके भाई की नौकरी लग गई है। उसे अपने भाई के लिए इतना खुश देखकर सबको हैरानी होती है कि आज के जमाने में भी भाइयों के बीच ऐसा प्यार होता है क्या। शाम को घर में सब पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। आज मैं एक खुशखबरी और देना चाहती हूँ। पापा के सीतापुर वाले दोस्त की बेटी का रिश्ता सुरेश के लिए आया है। अगले रविवार वो लोग हमारे घर आ रहे हैं मिलने के लिए। अरे वाह मम्मी जी, आज का दिन तो बड़ा यादगार है। मेरी नौकरी लग गई और भैया की शादी। अरे पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। थोड़ी सी तनख्वाह और बढ़ जाए फिर शादी करा दीजिएगा। अरे भैया, ऐसा ना बोलिए, मन में तो लड्डू फूट ही रहे होंगे। सब हंसते हैं। धीरे धीरे वक्त का पहिया चलता रहता है, समय आगे बढ़ता रहता है। सुरेश की शादी नंदिता से तय हो जाती है। नंदिता घर आती है। वो एक संस्कारी लड़की होने के कारण घर में सबका ध्यान रखती है। सभी लोग उससे बहुत खुश रहते हैं। एक दिन जब सब लोग नाश्ते पर बैठे होते हैं, मनोज बेटा, अब तुम्हारी भी शादी करा देते हैं। नहीं मम्मी, अभी मुझे कुछ एंजॉय करने दीजिए ना। देवर जी मान जाइए, मुझे भी एक छोटी बहन मिल जाएगी। अरे भाभी, आप भी ना मजाक करती है। मम्मी जी, मेरे चाचा की एक लड़की है, भैया के लिए अच्छी रहेगी। आप कहे तो बात करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो छोटे तेरे मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे। यही बोलता था ना मेरे लिए। सब ठहाका मार के हंसते हैं और कुछ दिनों बाद सारी बातचीत पक्की होने के बाद मनोज की भी शादी तय हो जाती है। अब मिसेस शर्मा का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोनों बहुएं खूब प्यार और अच्छे से रहती है। मनोज और सुरेश दोनों भाइयों की मिसाल तो पहले से ही हर जगह दी जाती थी।
अब उन दोनों बहुओं की भी मिसाल दी जाने लगी। समय बीता और नंदिता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके कुछ समय बाद ही जैसे कोई जादू हो गया और देखते ही देखते मनोज की पत्नी संध्या का व्यवहार बदलने लगा। अब वो हमेशा अपने पति की सरकारी नौकरी और पैसों का रोब दिखाकर नंदिता को नीचा दिखाने लगी, लेकिन नंदिता उसे कुछ नहीं बोलती थी। नंदिता की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। एक दिन उसने खेलते हुए दीवार पर ग्लास मार दिया। संध्या ने ये देख लिया और बच्ची को डांटने लगी, जिसे देखकर नंदिता से अब चुप नहीं रहा गया और उसने शाम को जैसे ही सुरेश घर वापस आता है उसे पूरी बात बताई, जिसके बाद वे दोनों अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गए। मम्मी पापा, आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा। सुरेश ने उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद मनोज और संध्या भी वहां आए और देखते ही देखते बातें लड़ाई में बदल गई और दोनों भाइयों के बीच फूट पड़ गई। अब जिस घर में सब मिलके हंसी खुशी से रहते थे, वहां सब अलग हो गए थे। मनोज और संध्या ने घर बदल लिया था, सब अलग अलग हो गए थे। साल बीते और देखते ही देखते कोरोना वाला साल आया। महामारी ने सबकी दुनिया पलट दी और मनोज भी उस महामारी की चपेट में आ गया। मनोज को भी कोविड हो गया। सुनिए, आज मम्मी के पास संध्या का फोन आया था। मनोज भैया को कोविड हो गया है। तो मैं क्या करूं? आप जाइए ना, आपको फौरन जाना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाने वाला। एक बात सुनिए, जैसा भी है वो आपका छोटा भाई है। वो दोनों हमसे छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे। तो फिर छोटे को नहीं पता बड़ों से कैसे व्यवहार किया जाता है? आपको याद है ना, कैसे आप लोग एक दूसरे के लिए हर समय खड़े रहते थे, लोग आपकी मिसाल देते थे। और ये समय तो वैसे भी लड़ाई करने का नहीं है, मिल के रहने का है। अब समय मत गवाइए और जल्दी से जाइए। सुरेश अपने पापा को लेकर फौरन निकलता है। मनोज को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। भैया प्लीज इन्हें बचा लीजिए। सुरेश हर हॉस्पिटल भागता है, पर ऑक्सीजन कहीं नहीं मिलता। पापा, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और जहां कुछ मिल रहा है वो मुंह खोलकर पैसा मांग रहे हैं। देखो बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब सुरेश आगे कुछ सोचे बिना बस हर जगह बात करने लगता है और पैसे भर के ऑक्सीजन का इंतजाम भी कर लेता है। थोड़े ही समय में मनोज की तबीयत सुधरने लगती है, जिसके कुछ समय बाद जब मनोज की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो और संध्या सुरेश के घर आते हैं। भैया, हमें माफ कर दीजिए। हाँ भैया, भाभी, मैं न जाने कैसे उस समय पैसों के नशे में खो गई थी, परिवार की अहमियत भूल गई थी। अगर उस दिन भैया मदद नहीं करते तो शायद आज मैं अपने पति के साथ यहाँ खड़ी ना होती। मनोज और संध्या ने सुरेश और नंदिता से माफी मांगी और उन्होंने माफ भी कर दिया। सब खुश हुए। अचानक सुरेश का फोन आया। फोन आने के बाद सुरेश टेंशन में आ गया। भैया, कुछ दिक्कत? अरे नहीं, कुछ नहीं, आओ चलो खाना खाते हैं। मनोज समझ गया था कि कुछ तो दिक्कत है। पापा, एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। भैया को कोई टेंशन है क्या? घर में सब ठीक तो है ना? बेटा, तेरे बड़े भाई ने तेरी ऑक्सीजन मशीन के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए किसी से उधार लिया था। बस तभी से ये सब शुरू हुआ है। अब आगे की बात तो वही जाने। पापा की बात सुन मनोज को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। शाम को मनोज और संध्या वापस जाने लगते हैं। संध्या और नंदिता एक दूसरे के गले लगती हैं। जैसे ही वो दोनों घर के गेट पर पहुंचते हैं, सुरेश के फोन पर मैसेज आता है। भैया, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैसेज पढ़कर सुरेश अपने भाई की तरफ देखता है और मनोज सुरेश को गले लगा लेता है।